Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स बच्चों इसका हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को स्टडी करेंगे। बच्चों एंजाइम एक्शन से मुराद है एंजाइम का काम करना, मैकेनिज्म कहते हैं तरीकाकार को। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का मतलब हुआ एंजाइम के काम करने का तरीकाकार। अब बच्चों एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम का फंक्शन ये है कि इसने कैटालाइसिस करवानी है। कैटालाइसिस का क्या मतलब है? इसने रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाना है। और वो कौन से रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। तो बच्चों वो एंजाइम जो है उन रिएक्शंस की रफ्तार को किस तरह से बढ़ाएगा, बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इस चीज को स्टडी करना है। बच्चों आए हम आज के लेक्चर के जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। बच्चों आज के लेक्चर जब आप खत्म करें तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता होना चाहिए जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बच्चों यहाँ से आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो बच्चों हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, फिर एंजाइम्स जो है वो किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, फिर आपको मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो शॉर्ट फॉर्म में पता होना चाहिए कि अगर आपसे वो शॉर्ट में पूछ रहे हो तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे। उसके बाद बच्चों जो एंजाइम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर किस तरह से काम करते हैं आप लोगों को इस चीज का आइडिया होना चाहिए। तो बच्चों अब हम जो है वो बाकायदा एक्टिवेशन एनर्जी का जो है वो आगाज करते हैं। कुछ एक्टिवेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर भी दिया था। मैंने आपको बताया था कि वो कम से कम एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए चाहिए होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। मैंने आपको बड़ी सादा सी मिसाल दी थी कि आप घर में जो है अगर चूल्हे में आप गैस को ऑन करें तो गैस के अंदर से बच्चों आपको पता है क्या निकलती है? मीथेन निकलती है। अब बच्चों फिर हवा में ऑक्सीजन भी मौजूद है लेकिन आग नहीं जलती। आग क्यों नहीं जलती बच्चों? क्योंकि उसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है। अब वो थोड़ी सी एनर्जी बच्चों आप आग की शक्ल में, आप शोले की शक्ल में दे दें, स्पार्क की शक्ल में आप देंगे तो आग जलना शुरू हो जाएगी और फिर आग मुसलसल जो है वो जलती ही रहेगी। तो बच्चों वो जो थोड़ी सी एनर्जी है ना वो मीथेन के दरमियान बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए चाहिए होती है। अब मीथेन के दरमियान जब बॉन्ड्स टूटेंगे तो फिर जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और बच्चों वहां से हीट निकलेगी। क्या निकलेगी बच्चों? हीट निकलेगी। और बच्चों जो हीट है ना फिर आने वाले मीथेन के मॉलिक्यूल्स में ये खुद ब खुद बॉन्ड को तोड़ती रहेगी। तो इस रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए बच्चों हमें बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। तो वो असल में इस एनर्जी की वो क्या है बच्चों? वो जो एनर्जी जो कि इस रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए चाहिए वो क्या थी बच्चों? वो एक्टिवेशन एनर्जी थी। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी ने क्या किया, ये जो मीथेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे बच्चों, ठीक है, इसको बच्चों उसने क्या किया? इसको ब्रेक डाउन किया, इसको तोड़ा ताकि इससे क्या बन सके? प्रोडक्ट्स बन सके। ठीक है, तो बच्चों अब देखें एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी विच वर्क्स टू डिस्टेबिलाइज एग्जिस्टिंग केमिकल बॉन्ड्स। अब बच्चों ये एग्जिस्टिंग केमिकल बॉन्ड्स थे जो कि एग्जिस्टिंग केमिकल बॉन्ड्स का मतलब वो है ये है कि वो केमिकल बॉन्ड्स जो कि पहले से मौजूद होते हैं। तो बच्चों पहले से मौजूद रिएक्टेंट्स के अंदर या सबस्ट्रेट के अंदर केमिकल बॉन्ड्स थे। अब बच्चों इन बॉन्ड्स को हमने डिस्टेबिलाइज करना था। डिस्टेबिलाइज का मतलब यह है कि इनको हमने तोड़ना था, इनका तवाजुन खराब करना था ताकि हम इससे नई चीज, नए प्रोडक्ट्स बना सकें। ठीक है, तो अब इन बॉन्ड्स को डिस्टेबिलाइज करने के लिए वो एनर्जी जो हमें चाहिए होगी उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देंगे। अब बच्चों अगर ये जो बॉन्ड्स हैं ये बहुत कम एनर्जी से डिस्टेबिलाइज हो जाएंगे तो बच्चों जो रिएक्शन की रफ्तार बहुत तेज होगी। और अगर इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए डिस्टेबिलाइज करने के लिए तो इसकी जो रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी क्या होगी? बहुत स्लो होगी, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। तो बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है कि जो स्पीड है ना केमिकल रिएक्शन की वो डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट इट। किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है बच्चों उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो उस एक्टिवेशन एनर्जी पर ही डिपेंड करती है। अगर थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी, जाहिर सी बात है थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी से बॉन्ड्स डिस्टेबिलाइज हो जाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड बहुत ही ज्यादा होगी। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्शंस को डिस्टेबिलाइज करने के लिए तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा ज्यादा एनर्जी लेने के लिए, तो उसमें रिएक्शन की स्पीड जो है बच्चों वो भी कम होगी। तो बच्चों आए अब हम जो है वो इनको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों ये मैंने आप लोगों के सामने जो है वो एक पिक्चर शो की, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। अब जो आप ये समझें, फर्ज करें कि बॉल है और ये एक पहाड़ी है। अब बॉल को बच्चों आपने इस तरफ लेकर आना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब बच्चों आप क्या करेंगे? इस बॉल के ऊपर पहले यहाँ पे धक्का लगाएंगे और बच्चों आप इस बॉल को जब यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ तक जो आपको लाने का आपने काम करना है। जब यहाँ तक ले आए तो बच्चों आगे बॉल खुद ब खुद ही वो यहाँ तक पहुंच जाएगी। अब ये समझें कि रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब बच्चों रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक बदलने के लिए आपको एक एनर्जी चाहिए होगी इसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए। तो बच्चों असल में यही एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, जो कि किसी भी रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए चाहिए होती है।
अब तो क्या ही होगा कि कोई ऐसा मैजिक हो जाए कि आपको इस बॉल को जो है वो इतनी ऊपर ले जाना ही ना पड़े, आपके लिए यहां से जो है वो इस तरह से एक रास्ता बन जाए। अब बच्चों अब आपको बहुत ही कम एनर्जी चाहिए, अब इस बॉल को जो है आप यहां पे ले आएंगे और ये फौरन से यहां पर आ जाएगी। एक तो बच्चों जब आप यहां से बॉल को लाएंगे तो आपको एक तो टाइम भी कम लगेगा और दूसरा आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, ठीक है। तो आप जो है वो बहुत जल्दी जो है बॉल को यहां तक ले आएंगे। तो बच्चों इंजाइम्स जो है वो यही काम करते हैं। इंजाइम्स बच्चों क्या करते हैं, इस ये जो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, जो कि चाहिए होती है उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्शन की रफ्तार भी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी, रिएक्शन की रफ्तार भी स्पीड अप हो जाएगी। तो बच्चों इंजाइम्स हैं वो इसी तरह से काम करते हैं, वो रिएक्शंस की रफ्तार को इस तरह से बढ़ाते हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, ठीक है। आए बच्चों हम जो है वो एक और जो है वो ग्राफ से समझते हैं। बच्चों यहाँ पे भी आपको इसी तरह की एक जो पिक्चर नजर आ रही है, बच्चों ये रिएक्टेंट्स हैं। इन रिएक्टेंट्स को बच्चों यहाँ पे देखें, ये प्रोडक्ट है। अब इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हमें ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। इंजाइम्स क्या करते हैं बच्चों, इंजाइम्स ये जो एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए होती है इसको कम करके बहुत थोड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये था अनकैटालाइज्ड रिएक्शन जिसमें एंजाइम मौजूद नहीं थे, और ये है कैटालाइज्ड रिएक्शन जिसमें एंजाइम मौजूद हैं। तो इसने क्या किया, इसने एक्टिवेशन एनर्जी को बच्चों क्या कर दिया, बहुत ही कम कर दिया। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब बच्चों आए, अब हम जो है वो हमारे बुक के अंदर जो ग्राफ बना हुआ है हम लोग इसको समझते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको जो है वो लाजमी तौर पर ड्रॉ करना है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे बच्चों रिएक्शन टाइम दिया जा रहा है और वाई एक्सिस पे एनर्जी है। अब बच्चों यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे ये एनर्जी है। अब बच्चों आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, और एक वक्त आएगा बच्चों कि जहां पे जो मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है बच्चों, ये वो एनर्जी है जो कि रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए चाहिए। ये हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी है। ये का मतलब है एनर्जी फॉर एक्टिवेशन, ठीक है। ये है एनर्जी फॉर एक्टिवेशन विदाउट एंजाइम। एंजाइम के बगैर जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए बच्चों, वो यहां पर है, ये वो पॉइंट है। अब बच्चों अगर एंजाइम्स यहां पर एक्ट करें तो एंजाइम्स क्या करेंगे, इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बच्चों क्या कर देंगे, बहुत ही कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें लो एनर्जी फॉर एक्टिवेशन जो है ये एंजाइम के साथ लो एनर्जी फॉर एक्टिवेशन है। जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गई तो रिएक्शन का टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा, और हमारा रिएक्शन जो है वो ज्यादा स्पीड से हो जाएगा। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को इस ग्राफ की भी समझ आ गई होगी, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। आप लोग जो है वो चाहे इसको ब्लैक मार्कर से ड्रॉ कर दें, चाहे इसको ब्लू मार्कर से ड्रॉ कर दें, इसको आप जो है ये जो एरोज लगे हुए हैं इसको बच्चों आप क्या करें, इसको जो है आप पेन के साथ ड्रॉ कर दें, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप फर्क निकालना चाहें कि एंजाइम और बच्चों एंजाइम के साथ और एंजाइम के बगैर जो है वो कितना एनर्जी का फर्क है, तो बच्चों आप यहां से निकाल सकते हैं। यहां से लेकर फर्ज करें, यहां से लेकर यहां तक जो टोटल एनर्जी थी वो थी 10, ठीक है। और बच्चों अब यहां पर एनर्जी फॉर एक्टिवेशन विद एंजाइम, एंजाइम के साथ यहां पे लगी 2, तो बच्चों कितना फर्क आया, तो आप यहां से ये जो पॉइंट है यहां से जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो आप जब 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, मतलब 8 बच्चों की जो 8 पॉइंट्स है ना, ठीक है, ये एनर्जी कम लगी जब रिएक्शन जो है वो एंजाइम की मौजूदगी के अंदर हुआ। तो बच्चों होपफुली आपको इस ग्राफ की समझ आ गई होगी, आप लोगों ने इसको लाजमी अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। अब जो अगला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि एंजाइम्स हैं वो जो आखिर एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं तो आखिर कैसा करते हैं, इनके पास कौन सा ऐसा जादू है, कौन सा ऐसा मैजिक है जिसको जो है ये कर कर और एक्टिवेशन एनर्जी को इतना ज्यादा कम कर देते हैं। हम मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि कैटालाइज रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन बच्चों सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर हो जाएगा, और अगर उसी अनकैटालाइज रिएक्शन को बच्चों अगर उसी रिएक्शन को एंजाइम के गैर मौजूदगी में करवाया जाए तो उसको तकरीबन जो है वो 1 साल लगेगा, ठीक है। तो कितनी स्पीड से एंजाइम जो है वो रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब आखिर ये करते कैसे हैं बच्चों, आपने इस चीज पर गौर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना 2 पॉइंट्स हैं। एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, ब्रिंग रिएक्टेंट्स टुगेदर इन करेक्ट ओरिएंटेशन। बच्चों अगर एंजाइम्स ने क्या करना है, रिएक्टेंट्स को आपस में जोड़ना है। मिसाल के तौर पर बच्चों ये आपको नजर आ रहा है कि दिस वन इज द, ये एक एंजाइम है बच्चों, एंजाइम में बच्चों एक रिएक्टेंट ये है बच्चों और एक रिएक्टेंट ये, एंजाइम ने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो अब एंजाइम बच्चों क्या करेगा, इन दोनों को एक करेक्ट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, इन दोनों को एक करेक्ट सिमत के अंदर लेकर आएगा, करेक्ट डायरेक्शन के अंदर लेकर आएगा, और उस डायरेक्शन के अंदर जहां पर केमिकल बॉन्ड ने बनना है। अगर एंजाइम्स ना हो बच्चों तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली पड़े होंगे, तो फिर एनर्जी देते जाएंगे, फिर शायद ही कहीं पे कोई चांस हो के बॉन्ड बन जाए। लेकिन एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चों, एंजाइम्स जो हैं वो जो रिएक्टेंट्स हैं उनको ठीक ठाक ओरिएंटेशन के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर बच्चों एक मॉलिक्यूल जो है वो ए का ये है और एक ए का मॉलिक्यूल ये है। अब हमने इन दोनों को बॉन्ड बनाना है, ठीक है। अगर बच्चों बॉन्ड कब बनेगा, जब इसी सिमत में दूसरा ए का मॉलिक्यूल भी आएगा तो फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो आप एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चों, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को करेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर लेकर आते हैं, या फिर बच्चों अगर
फर्ज के फर्ज करें बी और बी, बच्चों ये बॉन्ड है, अब इस एंजाइम ने उसको तोड़ना है, ठीक है। तो एंजाइम क्या करते हैं बच्चों, ये जो रिएक्टेंट्स या सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड्स है ना बच्चों, इस पर दबाव डालते हैं, इस पर स्ट्रेस डालते हैं ताकि ये जल्दी टूट जाए, ठीक है। और स्ट्रेस पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स या रिएक्टेंट्स में मौजूद जो केमिकल बॉन्ड्स है उस पर क्या करते हैं बच्चों, वो दबाव डालते हैं। मैं आप लोगों को नीचे जो है बच्चों वो डायग्राम से समझा देता हूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये देखें ये एंजाइम है, ये एंजाइम की बच्चों आपको नजर आ रहा है कि ये एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है बाइंडिंग साइट और एक होता है कैटालिटिक साइट। अब बाइंडिंग साइट क्या करेगी बच्चों, इस सबस्ट्रेट को अपने साथ जो है वो बाइंड कर लेगी, ठीक है। और कैटालिटिक साइट बच्चों क्या करेगी, इसने जो है वो कैटालाइसिस करवानी है। अब बच्चों जो कैटालिटिक साइट है, ये जो बॉन्ड है ना जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है, इस पे स्ट्रेस डालेगी, इस पे तनाव डालेगी, इस पे दबाव डालेगी ताकि ये जल्दी टूट जाए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बच्चों इस तरह से जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। पहला क्या बच्चों, वो जो रिएक्टेंट्स हैं उसको करेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर लेकर आते हैं, और दूसरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं उन पर स्ट्रेस डालते हैं, ठीक है। देन स्टूडेंट्स देखें आगे हम रीड करते हैं, वो कहते हैं थस इस तरह से दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर न्यू बॉन्ड्स टू फॉर्म। अब जो इस तरह से जो नए बॉन्ड्स बनने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो खुद ब खुद बच्चों क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी स्पीड अप हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। रिएक्शंस प्रोसीड मच फास्टर देन देयर नॉर्मल स्पीड। तो जो रिएक्शन है बच्चों वो अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं ज्यादा स्पीड पर वाकया होते हैं। तो बच्चों पूरी आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन को बड़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखें जो अगला पॉइंट बनाएंगे वो है इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट्स। बच्चों आप लोगों को जनरल पता होना चाहिए, आप लोगों को आपके नॉलेज के लिए या एमसीक्यू के लिए आपको पता होना चाहिए। आप लोगों से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो बहुत ही कम पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आपको सिर्फ इसका पता होना चाहिए कि जो एंजाइम्स हैं इसका प्रोडक्ट्स के नेचर के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी असर मौजूद नहीं होता। एंजाइम्स जो है वो प्रोडक्ट्स के नेचर पर असर नहीं डालते। तो यहाँ पे देखें बच्चों वो कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। तो किसी भी रिएक्शन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उसमें एंजाइम की मौजूदगी जो है बच्चों वो किसी भी किस्म का असर नहीं डालती। मिसाल के तौर पर यहाँ पे बच्चों एक मिसाल देता है। अब ये जो बच्चों सक्रोज, बच्चों आपको पता है कि सक्रोज है टेबल शुगर को कहते हैं जो हम घरों में चीनी इस्तेमाल करते हैं, ये अब सबस्ट्रेट है। अब बच्चों विल ऑलवेज बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जो सक्रोज है बच्चों ये हमेशा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगी, वेदर सक्रेज एंजाइम जो है इज प्रेजेंट और नॉट। जो सक्रेज एंजाइम जो है बच्चों मौजूद हो या ना हो, हमेशा सक्रोज जो है वो ग्लूकोज या फ्रक्टोज में टूटेगी। अब बच्चों ऐसा नहीं है कि अगर सक्रेज, अब बच्चों सक्रेज क्या है, सक्रेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर तोड़ता है। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। बच्चों यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दिस इज द सक्रोज। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए मिलते हैं तो बच्चों इससे सक्रोज बनता है। अब बच्चों यहाँ पे जब एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, ठीक है, तो फिर होगा क्या बच्चों, ग्लूकोज अलग हो जाएगा, फ्रक्टोज अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस का। किसका नाम देते हैं, हाइड्रोलाइसिस का, क्योंकि इसमें जो सक्रोज है वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों अब यहाँ पे इस रिएक्शन को जो है अगर कैटालाइज करवाने के लिए एक एंजाइम जिसका नाम है सक्रेज वो मौजूद होगा बच्चों तब भी ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर टूटेगा। अगर सक्रेज मौजूद नहीं होगा तब भी ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर टूटेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपने काम की बात जहन में रखनी है वो ये है कि जो एंजाइम्स की प्रेजेंस है वो जो प्रोडक्ट है ना हमारे प्रोडक्ट उसकी प्रॉपर्टीज पर बिल्कुल भी असर नहीं डालती, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है, ठीक है। अब जो अगली जो एंजाइम की प्रॉपर्टी जो आप जहन में रखेंगे वो है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की बच्चों खासियत। अब बच्चों ये भी आप लोगों से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों ने इसको जनरल एमसीक्यू के हवाले से ध्यान में रखना है कि बच्चों जो एंजाइम्स है ना ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। हर बच्चों खास सबस्ट्रेट के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक खास एंजाइम जो है वो मौजूद होता है। अब यहाँ पे देखें बच्चों वो कहते हैं ड्यू टू इट्स स्पेसिफिसिटी, एंजाइम की खासियत की वजह से एन एंजाइम रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। बच्चों एक जो खास एंजाइम है ना वो खास सबस्ट्रेट को ही पहचान कर अपने साथ अटैच करता है, ठीक है। वो फर्ज करें कि एक प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है, ऐसा नहीं है कि वो लिपिड्स को अपने साथ अटैच करेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। एक प्रोटीन को तोड़ने वाला जो एंजाइम है बच्चों वो प्रोटीन को ही अपने साथ अटैच करेगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों फर्ज करें जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी सक्रेज की, तो बच्चों ऐसा नहीं है कि जो सक्रेज है वो माल्टोज को अपने साथ अटैच कर लेगा, वो लैक्टोज को अपने साथ अटैच कर लेगा, नहीं, जो सक्रेज है वो अपने साथ सक्रोज को ही अटैच करेगा, ठीक है। द सबस्ट्रेट बाइंड्स विद द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। बच्चों जब एक खास एंजाइम जो है वो खास सबस्ट्रेट को पहचान लेता है तो जो एंजाइम की एक्टिव साइट की जो बाइंडिंग साइट वाला हिस्सा है वो उसको क्या करेगा बच्चों, सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कर लेगा। इन दिस वे इस तरह से एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एंड कैटालिटिक साइट इज एक्टिवेटेड। और बच्चों आपको पता है कि जब एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती है तो क्या बनता है बच्चों, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो बच्चों एक्टिव साइट की जो
कैटालिटिक रीजन है ना, ठीक है, जिसने रिएक्शन को कैटालाइज करवाना है वो अब एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फिर बच्चों क्या होता है, जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो सबस्ट्रेट को आगे प्रोडक्ट के अंदर बदल देगा। क्लियर? अब बच्चों ये आप लोगों से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर एंजाइम का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो आप लोग ये कुछ लाइंस लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, द एटम्स ऑफ कैटालिटिक साइट स्ट्रेस एंड डिस्टेबलाइज पर्टिकुलर बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट के अंदर मौजूद खास तरह के बॉन्ड्स होते हैं, अब कैटालिटिक साइट के बच्चों जो एटम्स हैं वो उन पर स्ट्रेस डालते हैं, दबाव डालते हैं, और दबाव डालकर उनके तवाजुन को खराब करके उनको तोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। अब वही डायग्राम जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, मैं आप लोगों को इसी डायग्राम को दोबारा दिखा देता हूं। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको नजर आ रहा है कि एक एंजाइम है, ये एंजाइम की एक बाइंडिंग साइट है और ये इसकी कैटालिटिक साइट है। बच्चों बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है, आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों ये जो सबस्ट्रेट है जब इसके साथ यहाँ पे आकर अटैच करेगा, बाइंड करेगा, तो अब इस सबस्ट्रेट के दरमियान ये जो बॉन्ड मौजूद है, कैटालिटिक साइड क्या करेगा, इस बॉन्ड पर बच्चों स्ट्रेस डालेगा, इस पर दबाव डालेगा और उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब ये डिस्टेबलाइज होगा तो बच्चों तभी जो है आगे इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। अब तो अब हम जो है इसको आगे रीड करते हैं। वो कहते हैं जो एटम्स है कैटालिटिक साइड के वो स्ट्रेस डालते हैं और डिस्टेबलाइज करते हैं खास बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट को, सो एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड, और इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। दिस एक्शन इनिशिएट्स द रिएक्शन, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, बॉन्ड्स जो है वो टूट गए, डिस्टेबलाइज हो गए, तो अब रिएक्शन जो है वो शुरू हो गया है। जब रिएक्शन शुरू हो गया बच्चों तो सबस्ट्रेट जो है वो किस में बदल जाएगा, वो प्रोडक्ट के अंदर बदल जाएगा। आफ्टर इट, इसके बाद एंजाइम डिटैच इटसेल्फ, डिटैच का मतलब होता है अलग कर लेना, ठीक है, फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट से। एंजाइम जो है बच्चों वो प्रोडक्ट से अपने आप को अलग कर लेता है इन एन अनअल्टर्ड स्टेट। तो जो अल्टर का मतलब होता है तब्दील करना, ज़हन में रखें, एक होता है ALTAR अल्टर, इसका मतलब होता है कुर्बान का, ठीक है, जहां पे जानवरों की कुर्बानी की जाती है, और एक होता है अल्टर, इसका मतलब होता है तब्दील करना, अनअल्टर जो कि तब्दील ना हो, ठीक है। तो बस वो कहते हैं इसके बाद जो एंजाइम है वो अपने आप को प्रोडक्ट से अलग कर लेगा, ठीक है, इन एन अनअल्टर्ड स्टेट, बगैर तब्दील वाली हालत में। एंजाइम की जो पहले वाली शेप थी रिएक्शन से पहले, एंजाइम वापस उसी शेप के अंदर आ जाएगा और अपने आप को जो है वो प्रोडक्ट से अलग कर लेगा। जो मैकेनिज्म है बच्चों एंजाइम एक्शन का, उसको इस इक्वेशन के अंदर समराइज किया गया है, उसको इस इक्वेशन के अंदर बच्चों जो है वो मरकूज कर दिया गया है। एंजाइम क्या है बच्चों, मैकेनिज्म, सबसे पहले एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर बच्चों क्या करता है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो फिर एंजाइम जो है वो क्या करेगा बच्चों, प्रोडक्ट से अपने आप को अलग कर लेता है, ठीक है, और जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर बदल दिए जाते हैं। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत डायग्राम से यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे आपको नजर आ रही है एंजाइम और ये बच्चों सबस्ट्रेट आपस में देखें जुड़े हुए हैं। जब इसके साथ जुड़ा तो बच्चों यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में बच्चों क्या करता है, जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट में मौजूद जो बॉन्ड्स हैं बच्चों, ठीक है, उन पर स्ट्रेस डालता है, उनको डिस्टेबलाइज करता है, ठीक है, और अगर कहीं पे नए बॉन्ड्स बनने हैं तो वहां उनको करेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है, और इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो ये जो सबस्ट्रेट है बच्चों ये प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाएंगे और एंजाइम जो है बच्चों अपने आप को प्रोडक्ट से डिटैच कर लेगा, अलग कर लेगा। तो इस तरह से बच्चों जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है वो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मुझे यहाँ पे देखें लास्ट पे कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज बच्चों। अब देखें कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होते हैं बच्चों, पाथवे कहते हैं एक लंबे रास्ते को। मेटाबॉलिक जो है वो मेटाबॉलिज्म से निकला है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है वो तमाम रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बच्चों पेचीदा, मतलब बच्चों ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को जो है वो हम कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज कहते हैं। उन रिएक्शंस के जो पाथवे होता है ना वो कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे कहलाता है। अब बच्चों जाहिर सी बात है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको किसकी जरूरत होती है बच्चों, उनको कैटालाइसिस के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर तो बहुत सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं रिएक्शन के अंदर, तो बच्चों एक खास स्टेप के ऊपर एक खास एंजाइम की जरूरत होती है। अब जाहिर सी बात है जहां पर एंजाइम्स चाहिए वहां पर एंजाइम्स के मददगार को फैक्टर भी मौजूद होंगे, ठीक है। तो बच्चों अब किस तरह से कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर जो एंजाइम्स हैं बच्चों वो काम करते हैं और एंजाइम्स किस तरह से कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं, हमने इसको जो है वो डिस्कस करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखें वो कहते हैं इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज। कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज कौन कौन से हैं बच्चों, रेस्पिरेशन, इसको हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस, इसको भी बच्चों हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चा है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन्स की तैयारी जो है ये भी एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे है। तो कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज की कुछ मिसालें आपकी बुक के अंदर लिख दिया है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है, मैनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स एक्ट इन अ सीक्वेंस, एक तरतीब से काम करते हैं एंड रेगुलेट द स्टेप्स ऑफ पाथवे। और ये जो पाथवे है ना इसके स्टेप्स को जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। बच्चों मैं आप लोगों को नीचे जो है वो डायग्राम से समझा देता हूँ।
मुझे यहाँ पे देखें, फर्ज करें कि आपको जो है वो टास्क दे दिया गया कि आपने ए से डी बनाना है। अब जो इंजाइम 1 जो है वो ए को कन्वर्ट कर देता है बी में, इंजाइम 2 बी को कन्वर्ट कर देता है सी में, इंजाइम 3 सी को कन्वर्ट कर देता है डी में। अब बच्चों ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि कई सारे स्टेप्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन। किसका नाम दे देते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन का। और इसका ये जो पाथवे है ना कि पहले ए से बी बना, फिर बी से सी और सी से डी, हम इसको नाम दे देंगे कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे का। किसका नाम दे देंगे? कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे का नाम दे देंगे। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर ये जो रिएक्शन में आपको स्टेप्स नजर आ रहे हैं बच्चों, हर स्टेप के ऊपर एक खास एंजाइम मौजूद होता है। अब बच्चों होता क्या है, जो एंजाइम 1 है, एंजाइम 1 ने क्या किया, ए को बी में कन्वर्ट किया। अब एंजाइम 1 का सबस्ट्रेट क्या है बच्चों? ए इसका क्या है? सबस्ट्रेट है, और बी इसका क्या है बच्चों? प्रोडक्ट है। ऐसे क्या ना। अब बच्चों आगे आ जाता है एंजाइम 2, एंजाइम 2 का सबस्ट्रेट क्या है बच्चों? बी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे आपने इस पॉइंट को समझना है बच्चों, जो आने वाला एंजाइम है ना बच्चों, जो आने वाला एंजाइम है वो अपने से पीछे वाले एंजाइम के प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट लेता है। मेरी बात समझ में आई? जो आगे आने वाला एंजाइम है एक रिएक्शन में, वो अपने से पीछे वाले एंजाइम के प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट जो है वो लेता है। अब एंजाइम 2 के लिए जो सबस्ट्रेट है वो बी है, और उसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसका प्रोडक्ट होगा सी। और एंजाइम 3 के लिए बच्चों सबस्ट्रेट क्या है? ये सी, जो कि एंजाइम 2 का क्या था? प्रोडक्ट था, ठीक है। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो जहन में रखना है। अब जो यहाँ पे जाहिर सी बात है, एंजाइम के लिए एंजाइम के साथ आपको कोफैक्टर्स की जरूरत भी होती है। तो जो जो चीजें एंजाइम को रिएक्शन को कैटालाइज करवाने के लिए चाहिए होती है बच्चों, वो सब चीजें जो है वो पहले ही वहां पर मौजूद हो रही होती हैं। अभी जो कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज है ना बच्चों, ये खास खास जगहों पे हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर भी दिखाया था, वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। इस तरह कैल्वन साइकिल, क्रेब्स साइकिल बच्चों, ये भी जो है ये असल में जो कैल्वन साइकिल है बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस का हिस्सा है। इस तरह जो क्रेब्स साइकिल है बच्चों, ये रेस्पिरेशन का हिस्सा है, जो मैंने आपको जो पहले लेक्चर के अंदर बताया था, ठीक है। तो बच्चों इनके लिए जितनी भी चीजें, जो जो एंजाइम, जो जो कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं बच्चों, वो खास जगहों पर मौजूद हो रहे होते हैं जहां पे वो कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आए हम जो है आगे इसको रीड करते हैं। बच्चों वो कहता है द सक्सेसिव एंजाइम्स, सक्सेसिव एंजाइम्स का मतलब है एक पाथवे के अंदर जो आगे आने वाले एंजाइम्स हैं, कंट्रोलिंग दीज स्टेप्स आर प्रेजेंट टुगेदर अलोंग विद देयर कोफैक्टर्स, ठीक है। बच्चों यहाँ पे देखें, ये जो स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं, इन स्टेप्स के अंदर जो जो सक्सेसिव एंजाइम्स, जो आगे आने वाले एंजाइम्स है बच्चों, ठीक है, जो कि इन स्टेप्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ये अपने कोफैक्टर्स के साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके बाद बच्चों वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं द प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन एंजाइम्स कैटालाइसिस। अब बच्चों जो एक एंजाइम के कैटालाइसिस करने के नतीजा में जो प्रोडक्ट बना, सर्व एज अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम ऑफ नेक्स्ट स्टेप, वो अगले स्टेप के एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट काम करता है, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नेक्स्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। और बच्चों फिर क्या करता है, ये जो सबस्ट्रेट अगले प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इस एंजाइम का जो प्रोडक्ट था वो अगले एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट काम करता है। अब ये जो सीरीज है ना, गोज ऑन, ये चलती रहती है, एंड फाइनली एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, और आखिरकार बच्चों एंड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं दैट इनहिबिट थ्रू फीडबैक द फर्स्ट एंजाइम, जो कि फर्स्ट एंजाइम को जो है वो इनहिबिट कर देते हैं। अब बच्चों ये फीडबैक इनहिबिशन है बच्चों, इसको जो है वो हम आगे लेक्चर के अंदर तफसील से स्टडी करेंगे कि किस तरह से फीडबैक इनहिबिशन होती है। तो बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है उसको समझा देता हूँ बच्चों। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है फर्स्ट करें प्रोटीन्स चाहिए, क्या चाहिए बच्चों? प्रोटीन्स चाहिए। अब ये सारे रिएक्शन के नतीजा में जो है वो प्रोटीन्स बन रही हैं। अब बच्चों जितनी प्रोटीन्स चाहिए, जब उतनी प्रोटीन्स बन जाती हैं, तो बच्चों ये जो प्रोडक्ट है ना, ये क्या करेगा, ये इस एंजाइम के साथ जाकर अटैच हो जाएगा और इस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। अब बच्चों अब इसने क्या किया, एक प्रोडक्ट ने क्या किया बच्चों, इस पूरे रिएक्शन को स्टॉप कर दिया, ठीक है। इस तरह का जो मैकेनिज्म है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्शन को स्टॉप करे, इसको हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं बच्चों। इसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे जब हम सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन पढ़ेंगे, उससे अगला हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, जिसमें फिडबैक इनहिबिशन को पढ़ेंगे। तो बच्चों होपफुली आपको वहां पे तब इसकी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो बच्चों आपने ध्यान में रखना है कि जब एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा होता है तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बन रही होती है, अब जितनी प्रोडक्ट हमें चाहिए जब वो बन जाती है, तो बच्चों वो जो प्रोडक्ट है ना, वो उसी सीरीज, जो रिएक्शन की जो सीरीज है उसके पहले एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देती है। जब वो एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो मजीद रिएक्शन जो है वो नहीं प्रोसीड होगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो ये जो प्रोडक्ट है ये फर्स्ट एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देगी, उसको इनहिबिट कर देगी, ठीक है, ताकि मजीद प्रोटीन जो है वो ना बने। क्लियर? तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मॉडल्स हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के, उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।